हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हमने पिछले 2 लेक्चर में 12th आरबीएसई बुक के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक परफॉर्म कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, इसी चैनल पर यूट्यूब पर इसी चैनल पर जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें सबसे पहले प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे। ये देखो, यहाँ पर आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे। प्लेलिस्ट ये मैंने पहले ही बता रखा है, लेकिन एक बार फिर से बताता हूँ क्योंकि कईयों को डाउट आ रहा है, इसलिए मैं प्लेलिस्ट के बाद चैप्टर नंबर 1, ये देखो बेटा, चैप्टर नंबर 1 ये रहा। ये चैप्टर नंबर 1 है ना, इसके 1 से लेकर 15 लेक्चर आप देख लो, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये जो लेक्चर हैं वो मैंने इंग्लिश में बोला हुआ है, मतलब लिखा हुआ इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी मीडियम के नोट्स में PDF अलग से आपको दे दूंगा। तो आप ये लेक्चर देखना, साथ साथ में हिंदी मीडियम के PDF नोट्स देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में ना आए तो मुझे बता देना, ठीक है। उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। या आप ट्राई कर सकते हो इन न्यूमेरिकल को करने की, क्योंकि मैंने फॉर्मूले वगैरह बहुत ईजी समझा रखे हैं, ठीक है बेटा। तो न्यूमेरिकल नंबर 11 देखिए। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P वेक्टर तथा E वेक्टर के मध्य कोण होना चाहिए। For the torque to be maximum on a dipole placed in an electric field, angle between P vector and E vector, ये सबको आता होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है यूनिफॉर्म, तब टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, सबको पता होगा ये फॉर्मूला। तो अब इसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट अपन ओपन करते हैं तो टो की वैल्यू क्या बनेगी, P साइन थीटा। क्या बनेगी टॉर्क की वैल्यू, P साइन थीटा। मैग्नीट्यूड क्या होता है टॉर्क का, P साइन थीटा। परिमाण क्या होता है बल आघूर्ण का, P साइन थीटा। अब ये कह रहा है बल आघूर्ण किस कोण पर अधिकतम होगा, टॉर्क किस एंगल पर मैक्सिमम होगा। तो ये किस एंगल पर मैक्सिमम होगा, साइन थीटा। तो आंसर है 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क किस एंगल पर मैक्सिमम होता है, 90 डिग्री पर। तो वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित है। निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण है। एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर अपार्ट, द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला अपन को पता है, क्या होता है, Q.12। दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, 1 एंगस्ट्रॉम। तो 12 बेटा, ये ध्यान रखना आप कि 12 होती है ना, वो डिस्टेंस होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। 2 चार्ज के बीच की डिस्टेंस हम 12 लेते हैं। इसको थोड़ा समझो, जिनको नहीं समझ में आता है ये बात, ढंग से देखो बेटा। इधर देखो, हमने क्या किया था जब डाइपोल पढ़ रहे थे, ये +Q और ये -Q, ठीक है, ये -Q हो गया। इनकी बीच की डिस्टेंस हमने क्या ली थी, 12। ये क्यों ली थी, ताकि हम जब हाफ करते हैं तो ये LL हो जाए, ठीक है। लेकिन जब भी हमें कह रहा है कि 2 चार्जेस की बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है, तो +Q से -Q के बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है ना। तो 12 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 एंगस्ट्रॉम। ये बात आप याद रखना, समझ में आई बात आपको ये, ओके। अब क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, +E। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, -E। दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो गया हमारे पास, 1.6 10⁻⁻19। और डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास, 1 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो आंसर है 10⁻10 मीटर। यहाँ पे लगा दो आप, ठीक है, 10⁻10 मीटर। तो Q की वैल्यू पुट कर देंगे, चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻19 और 12 की वैल्यू है 10⁻10। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6 10⁻29 कूलम मीटर। यूनिट लगानी जरूरी है, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 13। फॉर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, the ratio of electric field at longitudinal and transverse position is। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ स्थितियों में समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो ये वो वाला डेरिवेशन हमने किया था ना,
इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एट एक्सियल और एट इक्वेटोरियल पॉइंट, वो वाला है। विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र निकाला था ना, वही वाला टॉपिक है बेटा ये। तो ये कह रहा है कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थितियों में कोई विद्युत द्विध्रुव है, उसकी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थितियों में समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है? लंबाई के अनुदिश, और अनुप्रस्थ का मतलब होता है लंबवत। हमेशा याद रखना ये बात, मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपने एक्सियल और इक्वेटोरियल पढ़ रखा है और यहाँ आ गया लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन ये भी बहुत ईजी है, दूर हो जाएगी 1 मिनट में। ये देखो, अब ये देखो, ये एक्सिस, ये क्या होता है? एक डाइपोल है। ये क्या है यहाँ पर? -q। ये क्या है यहाँ पर? +q। अब ये क्या है बेटा? ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? एक्सियल लाइन है ना, क्योंकि मैं एक्सिस के अलोंग जा रहा हूँ, है ना। तो अलोंग द लेंथ होती है वो एक्सियल होता है, और एक्सियल पर आपको पता है, एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है विद्युत द्विध्रुव के? 2 kp/r³। इस एक्सियल को हम लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं। लंबाई के अनुदिश जो होता है उसे हम अनुदैर्ध्य बोलते हैं। तो या तो अक्षीय कह सकते हो, या आप अनुदैर्ध्य कह सकते हो, इंग्लिश में एक्सियल कह सकते हो, या आप लॉन्गिट्यूडनल कह सकते हो। तो एक ही बात है, बस आपको ये ध्यान रखना है, लॉन्गिट्यूडनल ही एक्सियल है, ठीक है, ओके। अब बात आती है ट्रांसवर्स की। तो इक्वेटोरियल ट्रांसवर्स है, जैसे ये -q, ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होता था पता है आपको? इक्वेटोरियल। इसको कौन सा बोलते थे अपन? निरक्षीय बोलते थे ना। तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट ही ट्रांसवर्स पॉइंट है। समझ में आ गई बात? हिंदी में बोलेंगे निरक्षीय बिंदु ही आपका अनुप्रस्थ बिंदु है, ओके। तो अब आपके पास, आपको पता ही है कि निरक्षीय बिंदु पर या इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? kp/r³। ये कह रहा है दोनों का रेशियो निकालो। तो E एक्सियल अपॉन में E इक्वेटोरियल हमने कर दिया। तो ये तो 2 kp/r³, और ये इन्वर्स लिखा जाएगा r³/kp। तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 2/1। लास्ट में देखो मैंने लिखा है E एक्सियल को EL, क्योंकि एक्सियल ही लॉन्गिट्यूडनल है, और E इक्वेटोरियल को मैंने लिखा है ET। इसका मतलब इक्वेटोरियल ही ट्रांसवर्स है। तो ये भी इजी था न्यूमेरिकल, बिल्कुल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल नंबर 14। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन +5 माइक्रोकुलम एंड -5 माइक्रोकुलम charges kept at some distance apart is 9 Newton. When the two charges are made to contact and then separated again by the same distance, the force acting between them becomes, तो ऑप्शन है इनफाइनाइट, बी है 9 × 10⁹, सी है 1 न्यूटन, और डी है 0। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको। कुछ दूरी पर स्थित +5 कूलम, ये माइक्रो कूलम है बेटा, माइक्रो कर देना इसको, देखो ऊपर माइक्रो कूलम लिखा हुआ है, तथा -5 माइक्रो कूलम, ठीक है, माइक्रो कूलम कर लेना, आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का आकर्षण बल कार्यशील है। इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके मध्य कार्यशील बल हो जाएगा। ऑप्शन है अनंत, 9 × 10⁹, 1 न्यूटन और 0। तो देखिए दो चार्जेस हैं, +5 माइक्रोकुलम एंड -5 माइक्रोकुलम, ठीक है, और दोनों के बीच में इनिशियल फोर्स लग रहा था 9 न्यूटन। अब हमने दोनों को कांटेक्ट करा दिया, स्पर्श करा दिया, और जैसे ही हम स्पर्श कराते हैं तो नियम ये होता है Q1 इस पर जो चार्ज है प्लस दूसरे वाले पर चार्ज है अपॉन में 2, ऐसा हो जाता है। तो अब क्या होएगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, Q1 + Q2/2। तो Q1 की वैल्यू कितनी, +5 माइक्रोकुलम, Q2 की वैल्यू कितनी, -5 माइक्रोकुलम, दोनों को ऐड करके अपॉन में 2 करो तो कितना आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। समझ में आई बात? तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब इस पर भी चार्ज कितना आ गया, ये बात क्लियर हुई ना? पहले Q1 + Q2/2 करा तो चार्ज कितना आ गया, 0। इसका मतलब दोनों पे, इधर भी 0 चार्ज आ गया, इधर भी 0 चार्ज आ गया। अब इस पे भी अगर चार्ज की वैल्यू 0 है, इस पे भी चार्ज की वैल्यू 0 है, तो उन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो आंसर है 0। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी 0। क्लियर हो गया आपको ये? नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं।
न्यूमेरिकल नंबर 15, दो परिमाण में समान विजातीय आवेश कह सकते हैं, आवेश कर लेने से, परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं। उनके मध्य F न्यूटन बल कार्यरत है। यदि एक वस्तु के आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए तब उनके मध्य बल पूर्व मान का कितना गुना हो जाएगा? तो ऑप्शन ये आपको गिवन है, इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। टू इक्वल बट अनलाइक चार्ज ऑब्जेक्ट्स are kept at some distance apart with a force F acting between them. If 75% charge of one of them is somehow transferred to the other, then the new force between them is. देखो ये बात क्या कह रहा है, इसमें कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी समझ में आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन ये भी। एक बात इसमें ध्यान रखनी है बस, आपको क्या ध्यान रखनी है, ये कह रहा है टू इक्वल बट अनलाइक चार्ज ऑब्जेक्ट्स, दो एक समान परंतु विपरीत आवेशित वस्तुएं, और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स की वैल्यू F है। ओके, अब ये बात आपको ध्यान देनी है। देखो तो एक चार्ज है -Q, एक चार्ज है +Q, लेकिन इस -Q का भी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? Q होगा, और +Q का भी मैग्नीट्यूड Q होगा, क्योंकि हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डायरेक्शन दी हुई है हमें क्वेश्चन में, गिवन है क्या डायरेक्शन? नो। तो जब भी हमें ये देखिए, जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी हम लिखते हैं तभी हम नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। जैसे चार्ज के अंदर -Q +Q, ये कब यूज़ करते हैं? जब हमें फोर्स वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है। अगर हमें केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, हिंदी में कहते हैं परिमाण दिया हुआ है, तो आपको फिर माइनस चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको परिमाण दिया हुआ हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो, तो आपको साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए बेटा आप? ओके, तो कोई क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? F दिया हुआ है, इसका मतलब फोर्स का क्या दिया हुआ है? हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अब ये कह रहा है, अब ये बात क्लियर होगी कि इस पर भी मैग्नीट्यूड चार्ज का कितना है? Q, इस पर भी कितना है? Q। अब ये कह रहा है कि 75% ऑफ वन चार्ज ट्रांसफर टू अनदर, एक चार्ज का 75% दूसरे पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो 75% कैसे निकालते हैं हम? 75% ऑफ Q हमें निकालना है, कैसे करेंगे? 75/100 इंटू Q, ये तो आ गया 75% चार्ज। कितना आ गया? 3/4Q। अब ये एक को ट्रांसफ़र होगा, मान लो इससे 75% चार्ज इसको जा रहा है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? तो इसके बाद चार्ज बढ़ जाएगा ना, कितना आ जाएगा? क्योंकि इसके पास ट्रांसफ़र हो गया है, Q + 3/4Q, कितना आ जाएगा चार्ज इसके पास? 7/4Q। और इससे ट्रांसफ़र हुआ है तो इसके पास 3/4Q कम हो जाएगा। भाई ट्रांसफ़र हुआ तो एक के पास 3/4Q इंक्रीज़ हो जाएगा और एक के पास 3/4Q डिक्रीज़ हो जाएगा। तो Q में 3/4Q ऐड करोगे तो 7/4Q, और Q में 3/4Q माइनस करोगे तो Q/4, ये काट दो, केवल Q/4 है। समझ में आ गई बात? Q - 3/4Q करोगे तो Q/4 आएगा। ओके, अब क्या करेंगे? इनिशियल फोर्स कितना था? F, और उसकी वैल्यू कितनी थी F की? K, Q1 Q2, Q1 भी कितना? Q, Q2 भी कितना? Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? R²। तो ये इनिशियल फोर्स था हमारे पास। अब फाइनल फोर्स क्या हो गया? चार्ज बदल गए, एक के पास 3/4Q चार्ज आ गया, वो Q' हो गया, और एक से 3/4Q चार्ज चला गया, वो Q" हो गया। तो नया फोर्स कितना हो जाएगा? F', उसकी वैल्यू हो जाएगी K Q'/Q"/R²। अब Q' की वैल्यू बताओ कितनी है? 7/4Q। Q" की वैल्यू कितनी है? Q/4, ये वैल्यू, और अब इंटू में 1/R²। समझ में आई बात? अब 7/4 और 1/4 को हम लिख दिया 7/16, और यहाँ पर आ गया KQ²/R², और KQ²/R² की जगह हम लिख सकते हैं F, ये वाला F। तो हमारे पास आंसर आ गया F' = 7/16F। तो ये न्यूमेरिकल भी टफ नहीं था, इजी था। तो ये हमारे ख़त्म हो गए हैं चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इसके हम वेरी शॉर्ट भी करेंगे, शॉर्ट भी करेंगे, और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो नेक्स्ट वाली है बड़ी वाली वो भी करेंगे। अच्छा, वेरी शॉर्ट में जो हमने जो डायरेक्ट डेफिनेशंस हैं, जो डायरेक्ट हमने नोट्स में पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेक्चर से पढ़ रखा है डायरेक्ट टॉपिक हमने नोट्स में, तो वो हम स्किप कर देंगे। वो मैं आपको लिख दूंगा कि ये नोट्स में है डायरेक्ट, जैसे कोई डेफिनेशन है वो डायरेक्ट नोट्स में, तो वो मैं करवाऊँगा कैसे?
ठीक है। तो अब मैं न्यूमेरिकल सारे इस चैप्टर के करवा दूंगा, और जितने भी अपने 17 चैप्टर हैं उसके सबके न्यूमेरिकल अपन कर लेंगे। अच्छा, बात आती है कि भाई इसको नोट कैसे करें। तो आप जो स्टार्टिंग वाले लेक्चर तो आपने नोट्स बना लिए, तो अब इसकी जगह नहीं होगी, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, एक अलग से भी कॉपी बना सकते हो जिसमें अंदर सारे आरबीएससी के अनसॉल्व टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 17 चैप्टर हैं, कम से कम 17 चैप्टर की भी आप मानो तो 250 न्यूमेरिकल होंगे। 250 न्यूमेरिकल के लिए एक रजिस्टर इनफ होता है।